नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस श्रृंखला के तहत सन 1921 में हुए मालाबार विद्रोह की, जिसे मोपला विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की आजकल बहुत चर्चा हो रही है और खास तौर से हिंदुत्ववादी इसकी चर्चा कर रहे हैं एक खास अंदाज में। ये विद्रोह मुख्य रूप से किसान विद्रोह था, जो जमींदारों अंग्रेजों के खिलाफ था। माना जाता है कि इस विद्रोह में लगभग 10,000 आंदोलनकारी मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे। मुसलमान इसलिए थे क्योंकि वही पट्टे पर मिले खेतों पर काम करते थे। क्योंकि इन जमींदारों की लूट हद से अधिक हो गई थी, इसलिए ये आंदोलन हिंसक भी हुआ था। क्योंकि अधिकांश जमींदार ऊंची जाति के थे, हिंदू थे, इसलिए जाहिर है कि विद्रोहियों के निशाने पर वही थे। मगर सांप्रदायिक इतिहासकारों ने और आज के हिंदुत्ववादियों ने इस विद्रोह को हिंदू मुसलमान के झगड़े के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात और है कि उनके पीछे अंग्रेज थे और बाद में उन्होंने आंदोलनकारियों का कत्लेआम भी करवाया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह दरअसल क्या था, कैसे हुआ था, किसान विद्रोह कैसे हुआ और कैसे इसको सांप्रदायिक रंग दिया गया। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। सबसे पहला सवाल ये है कि ये विद्रोह क्या था, क्यों हुआ था, इसके मुख्य कारण क्या थे? देखिए, ये जैसे आपने कहा कि इसका प्रचार ऐसा किया जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए, मुसलमानों ने हिंदुओं को कन्वर्ट किया और ये हिंदुओं पे मुसलमानों द्वारा अत्याचार का एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पर जहाँ तक मालाबार विद्रोह का सवाल है, इसमें दो तीन चीज़ें जुड़ गई। आपने बिल्कुल सही कहा, मुख्य रूप से ये किसान विद्रोह था और ये पहला किसान विद्रोह नहीं था। आपको बताऊं कि केरल में 1846 से लेकर 1854 तक बहुत सारे किसान विद्रोह हुए। अब ये एक किसान विद्रोह, और किसान जो गरीब किसान थे, जो पट्टे पे थे, वो ज़्यादातर मुसलमान थे और उनके जो ज़मींदार थे, जिनको जेनमी कहा जाता था, जिनको सरकार का, पुलिस का, ब्रिटिश का पूरा प्रोटेक्शन था, वो ज़्यादातर हिंदू थे। तो उन्होंने जो अपने बात की शुरुआत जो की, मुख्य रूप से अपने अधिकारों के लिए की, कि उन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो बहुत टैक्स बड़ा लगाया जाता है। और इसमें उन्होंने जो इनका एक अभी एक्चुअली वास्तव में 20 अगस्त को इसके 100 साल हो गए हैं इस मालाबार के। और उसमें एक नाम बहुत लंबा है, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, वो वेलियम कुन्ना अब्दुल हाजी, मैं उनको हाजी के नाम से रेफर करूंगा, काफ़ी लंबा नाम है वो, ये है। तो हाजी जो थे वो इसके मुख्य लीडर थे और उनके साथ जो दूसरे लीडर्स थे, उसमें कोई नंबूदरी था, कोई हिंदू भी इसके लीडर थे। ये बात नायर थे जी, नायर। ये एक बात बहुत कम जानते हैं और केवल इसको एक हाजी ने विद्रोह किया, उसने एक मुसलमानों के अधिकारों के लिए किया, इसको लिया जाता। और उन्होंने जिन पर भी हमले किए, वो ज़्यादातर वो थे जो ब्रिटिश समर्थक थे। अब इसमें हिंदू और कुछ मुसलमान, कुछ थोड़े मुसलमान जो ब्रिटिश समर्थक थे, उनको भी ऊपर उन्होंने हमला किया। अब यहाँ भी दो तीन चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्या? एक तो ये किसान विद्रोह चलता रहता है, दूसरी तरफ से ये खिलाफत का आंदोलन आ जाता है, तीसरी तरफ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये आ जाता है। तो इसके कारण एक धर्म की परछाई, खिलाफत आंदोलन के प्रभाव के कारण एक धर्म की परछाई भी इस पे पड़ जाती है, जो पूरी दुनिया के हिसाब से इससे जुड़ी होती है। और इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो देश भर में चलता रहता है, उसका इस पे प्रभाव होता है, जिससे ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है, इसकी तीव्रता पहले से ज़्यादा हो जाती है। पर सवाल ये होता है कि ब्रिटिश पूरी तौर से जेनमी के साथ में थे। जेनमी ने जो यहाँ एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ प्रोफेसर पुनियानी, कि
अंग्रेजों ने जब इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया, उसके पहले व्यवस्था थोड़ी दूसरी थी। वहां पर किसान पट्टे पर लेते थे, लेकिन 1/3 या अधिया आधा आधा करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने कब्जा किया तो जमींदारों को उन्होंने खुली छूट दे दी, और इस जमींदारों ने 70-80% तक जो उपज होती थी उस पर कब्जा करना शुरू किया, और जिसकी वजह से ये एकदम से विस्फोट के रूप में ये विद्रोह सामने आया। तो स्थितियां बदली, और चूंकि जैसा बताया पट्टेदार सारे मुस्लिम समुदाय से थे और जो जमींदार थे वो ऊंची जातियों के हिंदू थे, तो ये एक क्लैश स्वाभाविक सा है। यहाँ एक उदाहरण मैं प्रोफेसर पुनियानी कश्मीर का देना चाहता हूँ, जहां पर कश्मीर में मुसलमान रियाया थी और हिंदू राजा था। तो जब मुसलमान रियाया ने ये आंदोलन किया तो इसको भी हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया गया, जबकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और जो हरि सिंह और उनके जो कारिंदे थे वो उन पर जुल्म ढाते थे। तो ये बड़ा मैच करता है जी। इसके बाद आप। हाँ, नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, पर दूसरा इसमें हम एक जोड़ सकते हैं कि जब हम 1857 की क्रांति को भी देखते हैं तो उसमें भी एक मुख्य कारण ये रहता है कि किसानों पर होने वाला जो टैक्स है वो ब्रिटिश आके उसको बढ़ा देते हैं। वैसे ही पहले से किसानों की हालत खराब थी, और अंग्रेजों ने आने के बाद अपना जो टैक्सेशन सिस्टम है और ज़्यादा मजबूत कर दिया। और जैसे केरल में आप बता रहे हैं, तो उन्होंने इन जमींदारों को पूरी छूट दे दी, और जिसके कारण किसानों पर होने वाला अत्याचार पहले से बढ़ गया। इसलिए मैंने बताया कि ये जो मोपला का विद्रोह था 1920 के आसपास का, वो पहला नहीं था। 1846 से लेके 1854 तक ऐसे वहाँ बहुत सारे विद्रोह हुए थे जिसमें किसानों ने अपने अधिकारों के लिए हिस्सा लिया। अब दुर्भाग्यवश होता क्या है कि कहीं हिंदू जमींदार है, गरीब किसान है, तो इसको एक हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाता है, और वो रूप देने में आसानी भी होती है, जिसके चलते बाद में क्योंकि सच्चाई को समाज तक नहीं ले जाते। तो ये अच्छा, यहाँ एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि प्रोफेसर डी एन धनागरे ये मेरे ख्याल से बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उनका समाजशास्त्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और वो इस बात को कहते हैं, उन्होंने जो अपना विश्लेषण किया, उन्होंने मलाबार विद्रोह पे खास तौर से विश्लेषण किया, और ये कहते हैं कि जो पट्टेदारों का निग्लेक्ट हुआ था, ये उसका सबसे मुख्य कारण है। पट्टेदार, दूसरा वो कहते हैं कि टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस, ये इसका एक मुख्य कारण था, और तीसरा जो गरीब किसानों पर होने वाले राजनीतिक अत्याचार, ये बढ़ गए थे। तो ये तीन चीज़ों में तीनों बार मुख्य बात वही आती है, गरीब किसान, और गरीब किसान में ज़्यादा उस एरिया में मुसलमान थे। और उसका भी हम कारण समझ सकते हैं, हमने अपने धर्मांतरण की सीरीज़ में देखा कि ज़्यादातर जो मुसलमान बने उनमें से एक बहुत बड़ा तबका गरीबों में से आया। तो ये एक तीसरी बड़ी विडंबना है कि जहाँ एक तरफ से वो दलित है वो मुसलमान बन जाता है, और फिर उसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से की है। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है कि जो आंदोलनकारी थे या विद्रोही थे, उन्होंने हिंदुओं पर हमले नहीं किए थे, उन्होंने हमले किए थे टेलीग्राफ ऑफिस पे, जो सरकारी दफ्तर थे अंग्रेजों के, रेलवे स्टेशन, इस तरह के ऑफिस जो अंग्रेजों के थे उन पर हमले किए थे, अंग्रेजों पर हमले किए थे, और इन जमींदारों पर हमले किए थे। तो ये विद्रोह उनके खिलाफ था, न कि किसी एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ, जिसको बाद में घुमाकर इस तरह से कर दिया गया। और गांधी जी ने भी इस विद्रोह का समर्थन इसीलिए किया था कि ये राष्ट्र का जो आंदोलन है उससे जुड़ता था। जैसा आपने कहा, ये अंग्रेजों के खिलाफ जो हवा पूरे हिंदुस्तान में बन रही थी वो यहाँ से भी जुड़ती थी। लेकिन गांधी को भी इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं ये हिंदुत्ववादी कि उन्होंने मुसलमानों के विद्रोह का साथ दिया। अब ये केवल मुसलमानों के विद्रोह के रूप में देखते हैं, जबकि ये गरीब किसानों का विद्रोह था, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जिन लोगों पे भी अटैक किया गया वो धनी जमींदार, और कुछ धनी जमींदार वो मुसलमान भी थे जिन पर अटैक हुआ। और तीसरा, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया
कि इसमें जो प्रतीक थे ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमले ज्यादा हुए। ये सबसे उसका इस अगर एक चीज को अगर आप सिंगल आउट करना चाहें कि ये विद्रोहियों ने क्या किया, तो विद्रोहियों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमले किए और वो इस आंदोलन की मेरे ख्याल से मुख्य रेखा रही है। और जैसे इस पे बहुत किताबें इस पे आई हैं, जैसे प्रोफेसर के.एन. पनिकर की एक किताब है, मैंने धनागरे के काम का उल्लेख किया, तो वो इसी बात को जब क्योंकि ऊपर से देखने में फिर वो ऐसे ही लगता है हिंदू वर्सेस मुसलमान, तो ब्रिटिश छुप जाते हैं और गरीब किसान, पट्टेदार किसान और जमींदार किसान वो छुप जाते हैं। और केरल में जो एक शब्द है जेन्मी, जेन्मी वो धनी जमींदारों के लिए कहा जाता था, तो वो चीज़ें पीछे छुप जाती हैं और जो दिखता है आसानी से लोगों को दिखता है और सांप्रदायिक ताकतें उसको जानबूझकर भी यही बात बताना चाहती हैं कि उसको एक हिंदू मुस्लिम के रूप में देखते हैं। अब गांधी जी की महानता मैं इस बात में मानता हूँ कि वो किसी भी मुद्दे को सतही तौर पर नहीं लेते थे। अब जैसे मलाबार के इसमें बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतनी गहराई से जाके इसके किसान के जो विद्रोह को देखा होगा। और तीसरी बात एक मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के हमारे जितने भी बड़े नेता निकले हैं वो ज़्यादातर उन्होंने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया है। वो गांधी जी का चंपारण में हो, सरदार पटेल का हो या जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में हो, ये सब क्योंकि समस्या सबसे ज़्यादा इस वर्ग के लोगों की थी, जिसके जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप भी आई तो इसी तबके में से आई। और गांधी जी का जो सहानुभूति थी गरीब किसानों के प्रति वो तो सबसे बड़ी थी। और वो हमारे आज़ादी के आंदोलन का मेरे ख्याल से एक केंद्रीय मापदंड अगर कहा जाए तो वो है किसानों की इसमें भागीदारी, किसानों का विद्रोह और किसानों की खराब परिस्थिति से छुटकारा पाने की उनकी एक चाहत, जिसको एक राष्ट्रवाद के रूप में गांधी ने बहुत अच्छे से, बहुत सकारात्मक रूप से इसको एक ब्रिटिश विरोधी उसके सुर को मजबूत किया, उसके राष्ट्रवादी चरित्र को मजबूत किया, जिससे निश्चित रूप से ये आंदोलन की गहराई दूर दूर तक गई। ये खिलाफत आंदोलन का इस पर क्या असर पड़ा था, इस विद्रोह का, या जो विद्रोह करने वाले थे उनके कुछ हिस्से पर क्या ये कम्युनल फीलिंग भी आई थी या एक धार्मिक जो जुड़ाव मुस्लिम समाज उस समय महसूस कर रहा था वहीं तक सीमित थी? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से सांप्रदायिक फीलिंग अगर थोड़ी बहुत आई होगी, इसका भी कुछ लोग उल्लेख करते हैं कि इससे सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई होगी, पर मुझे लगता है कि इसका मुख्य जो था, क्योंकि धर्म में ये धर्म के तौर पर ही सीमित रहा, इसका जो कन्वर्जन, इसका जो परिवर्तन सांप्रदायिक राजनीति में नहीं हुआ। ये बाद में भी दिखता है। जैसे मैंने एक कंट्रास्ट आपको बताया कि जो जिन्ना खिलाफत आंदोलन से दूर हो गए, बाद में आज़ादी के आंदोलन से भी दूर रहे। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत के आंदोलन से जुड़े, वो बाद में आज़ादी के आंदोलन से भी पूरे जुड़े रहे। तो इसमें थोड़ा बहुत अंश हो सकता है कि इसमें सांप्रदायिकता का हो, पर मुख्य रूप से इसमें जो अंश था वो एक धार्मिकता का था और उससे बाहर, धार्मिकता के बाहर ये विद्रोह नहीं गया। जी, और हमें ये भी देखना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने किनको इसका शिकार बनाया, किन पर कार्रवाई की। करीब 10,000 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग 2,000, कुछ 5,000, अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर माने तो 10,000 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग गायब हो गए थे। हजारों लोग गायब कर दिए गए, हो गए। बहुत सारे लोगों को फांसी की सजाएं मिली। इनमें ज्यादातर अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग थे। तो आखिरकार ये जो ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा थे वो इसीलिए कि वो उनके रेवेन्यू पर असर डाल रहे थे। जी, इसमें आपने ये जो पॉइंट बताया उसमें एक बहुत दुखद घटना का उल्लेख कर दूंगा, और वो दुखद घटना ये है कि 700 मुसलमानों को एक वैगन में सील कर दिया गया और वो वैगन चली और उसके बाद वो 700 के 700 मुसलमान वैगन के अंदर, रेलवे वैगन के अंदर मृत पाए गए। तो यानी ब्रिटिश के जो अत्याचार की सीमा आप इसमें देख सकते हैं कि एक वैगन जिसमें हवा की एंट्री नहीं है, जिसमें सब लोग ठूसे गए हैं,
वो उसमें मर जाते हैं हवा की कमी के कारण और इससे। तो बाकी जो 10,000 लोग मारे गए इसी इसमें, तो ज़्यादातर तो इसका नुकसान मुस्लिम गरीब किसानों को ही हुआ। एक तरफ से मुसलमान कहेंगे आप, दूसरी तरफ से कहेंगे गरीब किसान। तो जो पूरा इसका जो बदला निकाला गया, सरकार ने इसका जो रिप्रेशन किया, वो गरीब किसानों पर हुआ। वो शब्द ज़्यादा उचित रहेगा इसके लिए। जी, और हमें इस तरह की घटनाओं को आर्थिक संदर्भ में ज्यादा देखना चाहिए। उसे सांप्रदायिक रंग देने वाले लोगों से बचना चाहिए, अन्यथा उनके मतलब भी दूसरे निकलते हैं। जबकि ये हमारे आजादी के आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, उसे इस रूप में देखा जाना चाहिए जैसे यहाँ पर 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसी तरह का विद्रोह मालाबार का विद्रोह था। हम दक्षिण के बारे में कम जानते हैं, इसलिए उसके बारे में चर्चा भी कम करते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विद्रोह था और केरल की सरकार अब इसको सेलिब्रेट भी कर रही है। इसके लिए कुछ उसमें योजनाएं भी बनाई हैं जो कि देश भर में होना चाहिए। ये केरल भर की एक घटना नहीं थी। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए, इस महत्वपूर्ण विद्रोह के लिए अपने दर्शकों को बताने के लिए। तो दर्शकों, आपसे निवेदन है कि अगर मालाबार विद्रोह के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न पूछिए और अपनी टिप्पणियां भी दर्ज कीजिए, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ज्यादातर लोग जान सकें सच क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका भी प्रोफेसर पुनियानी, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।